गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th ज्योग्राफी का एक खास टॉपिक, जिसका नाम है मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज और सैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को अच्छे से सुन करके और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम से ही पता चलता है, खनिज और सैंड। ठीक है, खनिज और सैंड। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु होगा, खनिज के बारे में पढ़ना है और सैल। सैल को पत्थर भी बोलते हैं तो या चट्टान भी बोलते हैं। तो इसमें खनिज के बारे में और सैल के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं कि इस पृथ्वी पर खनिज जो है किसे कहते हैं और खनिज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, धरती पर पाया जाने वाला या प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला भौतिक पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अलग अलग गुण हैं, इसके अलग अलग रासायनिक नेम हैं, इसके कलर अलग है, यानी सभी खनिज की अलग अलग विशेषताएं हैं। और चूंकि हमारा जो पृथ्वी है, इसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। देखिए, इस पृथ्वी के कुछ हिस्से को, एक पार्ट को हमने अलग काट करके किया है, ये समझाने के लिए, ताकि आप इसके इंटीरियर पार्ट को अच्छे से समझ सकें। देखिए, तो ये पृथ्वी का एक हिस्सा है जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेकर के ऊपर आउटर पार्ट तक कट किया हुआ है। इसमें ये सेंटर है, केंद्र है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया दिखाया जा रहा है, ये कोर है। वो भी कैसा कोर? इनर कोर, जिसे कहते हैं आंतरिक कोर। तो आंतरिक कोर में बिल्कुल जो अवस्था है वो किस तरह से, कैसा अवस्था है? सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकिल और लोहे की मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफे। और जो इनर कोर है, यानी कि जो आंतरिक क्रोड है, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? आउटर कोर, अर्थात बाहरी क्रोड मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? क्रोड। हिंदी में इसको कहते हैं क्रोड, और इंग्लिश में लिखा है कोर। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम लोग मेंटल। क्या कहते हैं इसको? मेंटल। ठीक है। ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव। तो ध्यान रहे, आउटर क्रोड और इनर मेंटल, ये दोनों ही किस अवस्था में है? द्रव्य अवस्था में। और इसके ऊपर का हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं एथेनोस्फीयर, और इसके ऊपर का हिस्सा जो हमारा, इसका स्थल मंडल कहते हैं, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर अर्थात भूप्रवृत्ति के हिस्से को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, अर्थात स्थल मंडल, जिसपे तरह तरह के खनिज पदार्थ, सेल वगैरह पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का जो भूप्रवृत्ति हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में लगभग 98% जो ये हिस्सा है, ये लगभग इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें से सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? नंबर 1 पर ऑक्सीजन, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। अप्रोक्स 44 या 46% मात्रा किसका है? ऑक्सीजन का है। इसके बाद लोहा, कैल्शियम, सोडियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाकी अन्य बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो 98% जो तत्व है वो इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर बना है। क्या? हमारा भूप्रवृत्ति। ठीक है, हमारा क्रस्ट जो है इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जो भी इसमें खनिज पाए जाते हैं, वो कुछ खनिज एक तत्वों से बना हुआ है, और कुछ तत्व में खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। जैसे खनिज 2 तरह के होते हैं, धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। तो धातु भी जो बनता है वो कभी कभी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो एक ही तत्व से बने होते हैं। जैसे उसका नाम सोना, चांदी, तांबा, सल्फर और ग्रेफाइट। ये वैसे तत्व हैं, वैसे खनिज हैं जिनमें एक ही तत्व पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व के बने हुए होते हैं। बाकी और जो सभी खनिज हैं वे 1, 2 या 2 से
अधिक तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से, ऊपरी परत यानी क्रस्ट को या क्रस्ट का जो निर्माण किया हुआ है ये हमारे खनिज और शैल से ही बने हुए हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि खनिज कितने प्रकार के हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, धात्विक खनिज और दूसरा कौन सा, अधात्विक खनिज। ठीक है, खनिज दो तरह के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। लेकिन धात्विक खनिज को भी विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है बहुमूल्य पत्थर, पहला कौन सा, बहुमूल्य धातु। कौन सा धातु, बहुमूल्य, यानी जिसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है। जैसे सोना बहुमूल्य धातु है, चांदी बहुमूल्य धातु है, प्लैटिनम ये भी बहुमूल्य धातु है। ठीक है, लेकिन एक और धातु है जिसका अलग कैटेगरी में रखा गया है, लौह धातु, अर्थात वैसे धातु जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। तो लोहा एवं स्टील तथा अन्य ऐसे सभी धातु जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती हो वे सब के सब लौह धातु कहलाते हैं। और तीसरा जो है वो है अलोह धातु, यानी वैसे धातु जिसमें लोहे का अंश भी नहीं पाया जाता, इसमें लोहे का अंश बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे धातु को हम लोग कहते हैं अलोह धातु। ये कौन कौन से हैं, ये जिंक है, ये टिन है, तांबा, सीसा और एल्युमिनियम। ये वो धातु हैं जिन्हें हम कहते हैं अलोह। इसमें लोहे का अंश बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या लोहे का अंश नहीं होता है, धात्विक नहीं है? ये सभी धातु ही है, ये सभी धातु ही है, बस इसमें लोहा नहीं है, इसमें लोहा है और ये बहुमूल्य है। तो ये सभी धातु, ये सभी खनिज धात्विक खनिज, ठीक है, ये सभी खनिज कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है। अब दूसरा आता है अधात्विक खनिज। ठीक है, तो अधात्विक खनिज कौन कौन सा होता है, जैसे अभ्रक, फॉस्फेट, गंधक, नाइट्रेट और जिप्सम। ये सभी आपको एक एक करके याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से सवाल पूछ सकता है। जैसे अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, तो जवाब ऑप्शन में रहेगा लोहा, जिंक, सीसा और जिप्सम। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो जाहिर सी बात है, इधर जो 3 बताया ये धातु है, इधर जो 1 बताया मैंने वो धातु नहीं है। कौन सा नहीं है? जिप्सम। तो अगर आपको धातु के नाम पता नहीं होगा या फिर अधातु के नाम पता नहीं होगा तो शायद आपको उत्तर देना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इन सभी तत्वों को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में परेशानी न हो। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज हो गया अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में मैंने बताया अभ्रक। अभ्रक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? विद्युत में। ठीक है, इसमें क्या जाता है? विद्युत में। ये कहते हैं करंट का कुचालक होता है। ठीक है, ये करंट का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें बिजली उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि करंट एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके। ठीक है, तो ये हो गया अभ्रक। फास्फेट जो होता है ये उर्वरक का काम करता है पौधों में, पौधे को जन्म लेने में, ठीक है ना, बढ़ने में फास्फेट बहुत ही कारगर साबित होता है। इसीलिए इसका काम उर्वरक का काम होता है। इस उर्वरक में क्या मिलेगा आपको? फास्फेट मिलेगा। गंधक कीटनाशक पदार्थों में मिलेगा। ठीक है, ताकि उसमें आप कीटनाशक दवाई के रूप में उसको छिड़केंगे तो पता नहीं गंधक नामक जिस प्रकार गंध देता है क्या, सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। माचिस के बॉक्स में भी क्या मिलेगा आपको? माचिस दिया सलाई में भी आपको गंधक दिया हुआ रहेगा। बारूद में भी गंधक मिला हुआ रहता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को ही नाइट्रेट का जो इस्तेमाल है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में काम आता है। ये विस्फोटक में भी प्रयोग किया जाता है। जिप्सम
एक तरह से उर्वरक होता है। यह क्षारीय भूमि का क्या करता है, सुधार करता है। जिस भूमि में क्षारीयपन ज़्यादा हो जाएगा उसमें इसको कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का उर्वरक है। ये क्लियर हो गया। अभ्रक, फास्फेट, गंधक, नाइट्रेट और जिप्सम क्या है, हमारे अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज, अधात्विक खनिज। अब बारी आती है हमारा सेल, ठीक है, रॉक यानी चट्टानें। तो इस पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर, भूपटल पर जितने भी चारों ओर जो है क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा चट्टानें पाया जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि विभिन्न तत्वों के मिलने से भूपटल का निर्माण हुआ, अर्थात ये भूपटल का निर्माण चट्टानों से ही हुआ है, ठीक है। तो चट्टान कितने प्रकार के हैं, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, कौन सा चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। आप समझते हैं आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस। क्या कहते हैं, इग्नियस। और इग्नियस वर्ड जो है लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। किससे, लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। और इसी इग्निस से हम लोगों ने बनाया इग्नियस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। तो अग्नि से बने हुए चट्टान को अग्नि चट्टान कहते हैं। अब आप कहेंगे सर अग्नि से बना हुआ चट्टान कौन सा है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि पृथ्वी के इनर पार्ट में क्या है, लिक्विड है। पृथ्वी का इनर पार्ट क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। इसमें बड़े से बड़े खनिज, पत्थर सब के सब क्या है, बिल्कुल तरल अवस्था में। इतना टेम्परेचर अधिक होता है कि सारे के सारे चट्टाने, सारे के सारे खनिज, सारे के सारे धातु उसमें द्रव्य अवस्था में बदल जाते हैं। और जब हमारा ऊपर का हिस्सा, पृष्ठ का हिस्सा जहाँ कमजोर होता है, तो ये द्रव्य पदार्थ बाहर निकलना शुरू करते हैं। और बाहर निकलने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जो पठार इस तरह से बने होंगे, ये सभी क्या है, प्लेट हैं। तो इन सभी प्लेटों में, प्लेटों के नीचे क्या बना रहेगा, इन प्लेटों के नीचे आपका रहेगा मैग्मा। इसके नीचे क्या रहेगा, मैग्मा। ये सभी तरल अवस्था में, ठीक है। जहाँ पे कमजोर मिलेगा, जहाँ भी कमजोर मिलेगा परत, ये क्या होगा, एक एक करके निकलना है धीरे धीरे एक रास्ता, इसे कहते हैं ज्वालामुखी नली, ठीक है। और ये मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आएंगे और विस्फोट के माध्यम से ये चारों ओर जो है इधर फैल जाए, ये लावा, ये मैग्मा फैल जाएगा। इसमें क्या होता है, अधिक टेम्परेचर होने की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं, तापमान होता है, ठीक है, जिसके अंदर से दाब भी उत्पन्न होते हैं। और ये प्रेशर के माध्यम से बाहर रिलीज होते हैं। ये मैग्मा बाहर निकलता है, गैसीय वातावरण में फैल जाते हैं और लावा जो है सो पहाड़ के किनारे किनारे बहना शुरू हो जाता है। और बाद में बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से ये क्या होता है, ठंडे पड़ जाते हैं और इसके माध्यम से ये क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। इसलिए इस प्रकार से बने हुए चट्टान को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी एक गर्म गोला था। और जब इसके ऊपरी परत ठंडे होने लगे तो संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग जो है वो आग्नेय चट्टानों का ही परत बना हुआ। लेकिन कालांतर में, समय के साथ ये सभी चट्टानें टूटकर, बिखर कर कहीं और चले गए और इसका रूप जो है वो बदलता चला गया। देखिए, तो ये हो गया आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान से ही बना है अवसादी चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान से क्या बना है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कैसे बना, देखिए, जब इन चट्टानों पर पानी, हवा या बर्फ पड़ता है, तो पानी पड़ने से कुछ ऐसे चट्टान होते हैं जैसे कि चूना पत्थर, पानी पड़ने पे चूना घुल जाएगा और बह करके चला जाएगा। तो यहाँ से तो वो चट्टान का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो घुलनशील पदार्थ, चूना पत्थर कहीं ना कहीं जमा होगा और जमा होने के बाद वहाँ पे एक पत्थर का रूप ले लेगा और उसी पत्थर को कहते हैं हम लोग अवसादी, ठीक है। यानी कि आग्नेय चट्टान टूट फूट करके जब यहाँ पे बह करके यहाँ तक आ जाए
तो ये सभी छोटे छोटे कण, पत्थर के छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? अवसाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवसाद। और जब ये एक जगह जाके घने रूप में अर्थात काफी कम जगह पर घनीभूत होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, तो इसका नाम कर देते हैं अवसादी चट्टान। क्या कर देते हैं इसको? अवसादी चट्टान। देखिए इसका घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। तो आग्नेय चट्टान के माध्यम से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री। यह भी जो है लैटिन भाषा के सेडिमेंटस से लिया गया है। किससे? सेडिमेंटस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना या व्यवस्थित करना। तो देखा जाए आग्नेय चट्टान एक जगह क्या हो रहे हैं? व्यवस्थित हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अवसादी चट्टान। ठीक है, क्या नाम पड़ गया? अवसादी चट्टान। तो कितने तरह के चट्टान हो गए? एक आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान किससे बनता है? मैग्मा से बनता है, जो ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और शुरुआती समय में, प्राचीन समय में सारे के सारे ऊपरी परत किस चीज का था? मैग्मा था, आग्नेय चट्टान ही था। तीसरा आता कायांतरित चट्टान। अब अवसादी चट्टानों से क्या बन जाता है? कायांतरित चट्टान। कब बनता है? जब अवसादी चट्टानों पर दाब, तापमान बढ़ जाता है, तो ये धीरे धीरे अपना रूप ही क्या करते हैं? बदल लेते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया चट्टान कितने प्रकार के? आगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान या फिर आग्नेय शैल किस भाषा का शब्द है? आग्नेय किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। दूसरा अवसादी चट्टान किस भाषा का शब्द है? अवसादी लैटिन भाषा का। किस भाषा से लिया गया? सेडिमेंटस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। क्या होता है? व्यवस्थित होना। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देखिए अब जो है हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में जानेंगे कि आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए आग्नेय चट्टान में सबसे पहले प्रमुख चट्टान आता है ग्रेनाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे चट्टान हैं। आप अपने जीवन में, अपनी बाहरी दुनिया में बहुत सारे चट्टानों को देखा होगा, लेकिन उस चट्टानों के प्रकार के बारे में आप नहीं जान रहे। देखिए आप लोग ग्रेनाइट चट्टान कौन सा? देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रेनाइट चट्टान है। और ग्रेनाइट से क्या बनता है हमारा? मार्बल। क्या बनता है? मार्बल। तो मार्बल में जिस प्रकार का चट्टानों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा चट्टान होता है? ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान से हमारा बनता है मार्बल। गैब्रो दूसरा कौन सा आता है? गैब्रो। तो गैब्रो भी कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। गैब्रो चट्टान देखिए ये वाला है, काला कलर का, ये है आग्नेय चट्टान गैब्रो। फिर एक पैग्माटाइट। पैग्माटाइट में आपका पैग्माटाइट ये है, आप देख सकते हैं पैग्माटाइट जो है वो ये वाला है। फिर एक बेसाल्ट। बेसाल्ट ये टाइप का देख सकते हैं आप, ये हमारा बेसाल्ट रॉक है। ये सारे कौन से हैं? आग्नेय चट्टान। ब्रेसिया, ये कौन सा रॉक है? और ब्रेसिया। साथ ही साथ टफ, माइका और वोल्केनिक। आप ये देख सकते हैं ये वोल्केनिक रॉक है। ठीक है, वोल्केनिक ब्रेसिया। अब इसको ब्रेसिया कहते हैं। आप ये वाला देखना एक एक करके, ये वोल्केनिक है, ये ब्रेसिया। ठीक है, तो सभी लोग अलग अलग तरह के चट्टानों का इसका नाम दिया गया है। ये सभी क्या कहते हैं? इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान। और इसी को प्राइमरी रॉक यानी कि प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में अगर आया था कोई चट्टान तो कौन सा था? आग्नेय चट्टान ही था। इसलिए इसे मूल और प्राथमिक चट्टान के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टान कैसे बनता है। ज्वालामुखी के समय में ये सभी चट्टानें, ज्वालामुखी समय में मैग्मा जब बाहर निकलता है, तो आप देख सकते हैं मैग्मा किस तरल अवस्था में पाया गया है। जब ये चट्टान बाहर निकलती है, मैग्मा बाहर निकलती है, तो ठंडे होने के बाद ये काला काला देख रहे हैं, ठंडा हो गया इधर। ठंडे होने के बाद धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेता है। तो इस तरह से इस मैग्मे से बने चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से ही जानते हैं। फिर दूसरा आता है अवसादी चट्टान, जिसका निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से ही होता है। तो अवसादी चट्टानें कौन कौन से हैं? जैसे बालूकासा, ये भी कौन सा है? अवसादी चट्टान है।
पिंडशिला कौन सा? अवसादी चट्टान। सैल अवसादी चट्टान। चूना पत्थर अवसादी चट्टान। कोयला अवसादी चट्टान। हेलाइट अवसादी चट्टान। पोटास अवसादी चट्टान। खड़िया अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान। आप इसमें देख सकते हैं ये आपका सील है, ये कौन सा आपका? सील या सेल, सील नहीं सेल कहेंगे। ये है आपका सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर। ये बहुत ही चिकना होता है, ठीक है। ये आपका लाइमस्टोन जिसे कहते हैं चूना पत्थर। क्या ये? चूना पत्थर। इसमें पानी डालिएगा सब कुछ पिघल करके गायब हो जाएगा, पत्थर ही गायब हो जाएगा। उसके बाद सब लोग में जादू है, जादू कुछ नहीं भैया, ठीक है। ये चूना पत्थर है, पानी डालेंगे भैया चूना गायब हो जाएगा। तो बहुत इस तरह से अलग अलग तरह के क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अर्थात अवसादी चट्टानें। और इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। किस क्रिया के द्वारा? जब ये बाहरी तत्वों जैसे कि हवा, पानी और बर्फ के माध्यम से इसके टूटे हुए भाग को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, और जब वहाँ जम जाता है, कठोर रूप हो जाता है, तो उसे चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। इसके बाद आता है कायांतरित चट्टान। कौन सा चट्टान? कायांतरित चट्टान। अब ये ऐसी चट्टानें हैं जो अवसादी से भी बनते हैं, और कुछ ऐसे चट्टानें हैं जो डायरेक्ट अग्नि से बन जाता है कायांतरित चट्टान। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि ये कायांतरित सैल जो है वो होता कैसे? देखिए, दाब की वजह से, ठीक है, तापमान की वजह से। कौन सा? तापमान के वजह से। तो जब तापमान, दाब, ये सभी चीज किसी भी रॉक पर बढ़ जाए तो अंदर ही अंदर उसका स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है, और फिर आग्नेय से कायांतरित या अवसादी से कायांतरित चट्टान के रूप में रूपांतरित हो जाता है। पूरी पृथ्वी पर 75% जो है वो अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान है, और बाकी के 25% जो है वो आग्नेय, कौन से? आग्नेय और रूपांतरण चट्टान। कौन सा? रूपांतरण, जो अपना रूप बदल देती है, ठीक है। तो यानी 75% जो इस पृथ्वी यानी क्रस्ट पर सबसे ज्यादा चट्टान कौन सा है? अवसादी चट्टान पाया गया है, और 25% ये दोनों मिलकर बने हैं। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान और रूपांतरण चट्टान। तो रूपांतरण चट्टान या सैल कौन से हैं? देखिए, चूना पत्थर जब इस पर तापमान और इसका दाब बढ़ जाता है तो यही चूना पत्थर अपना रूप बदल लेता है। किसमें? संगमरमर में। तो पूछा जाएगा कि संगमरमर का एक कायांतरित रूप है, तो इसका मूल रूप क्या है? तो मूल रूप है इसका चूना पत्थर। चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित होता है? तो संगमरमर के रूप में कायांतरित हो जाता है। माइका से क्या बनता है? स्लेट बन जाता है। माइका किस रूप में बदल जाता है? स्लेट में। कोयला, कोयला से क्या बन जाता है? हीरा। कोयला एकदम काला, हीरा एकदम पूरा चमकदार सफेद, ठीक है ना। तो कोयला का ही रूप है हीरा। ये कोयला पर जब दाब और ताप बढ़ जाता है तो ये अपना रूप बदल लेता है। क्या बदल लेता है? हीरा में बदल जाता है। सवाल आएगा कि कोयला का कायांतरित रूप क्या है? तो हीरा है। कोयला का कायांतरित रूप क्या है? हीरा है। या फिर हीरा कायांतरित रूप है, यह किसका मूल रूप है? यह कोयला का मूल रूप है। तो सवाल आपको किसी भी एंगल से घुमा करके पूछ सकता है। आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और दिमाग में सभी बातों को स्टोर कर रखना है, ताकि आप एग्जाम में इन सभी बातों का प्रयोग कर सकें, ठीक है। आगे देखिए, कोई भी चट्टान, कोई भी चीज अगर वो जन्म लिया है तो कहते हैं मरता है। से मानव जन्म लिया है तो जरूर एक ना एक दिन मरेगा। उसी प्रकार से चट्टान अगर इस पृथ्वी पर है तो वो चट्टान कभी कभी नष्ट भी जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? शैल चक्र। देखिए क्या होता है। मैग्मा जो है पृथ्वी पे के ऊपरी सतह से बाहर आती है और किस रूप का चट्टान लेती है? किस तरह का चट्टान बन जाता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान टूट फूट कर, यानी कि अपक्षय होकर, अपक्षय मतलब टूटकर अलग हो जाना, और अपर्दन, और क्या बोलते हैं? अपर्दन। अपर्दन मतलब हवा, पानी और बर्फ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को कहते हैं अपर्दन क्रिया। तो अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से
ये टूट करके अलग हो जाते हैं, एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जन्म होता है किसका? अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टान पर अगर दाब और ताप बढ़ जाए, दाब और ताप बढ़ जाए तो ये अपना रूप बदल लेती है। कौन सा रूप है? कांतित चट्टान के रूप में, कांतित सेल के रूप में। ये कांतित रूप अगर काफी दिनों तक पड़ा रहा धरती पर, क्योंकि ऊपर में नहीं, धरती के नीचे भी पत्थर होते हैं ना, तो वहां पे कांतित रूप होकर के ये धीरे धीरे जमीन पे क्या हो जाएंगे? धंस जाएंगे। तो फिर ये तापमान की वजह से क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। फिर ये मैग्मा आग्नेय बन जाएगा, फिर आग्नेय अवसादी बन जाएगा, फिर अवसादी कांतित बन जाएगा, फिर कांतित चट्टान मैग्मा बन जाएगा। इस तरह से सभी शैलों का चक्र ये होता रहता है। समझ लीजिए भैया, ये मैग्मा से जन्म लिया, बच्चा है, जवान हो गया, यहाँ के बुढ़ा गया, फिर मर गया, जला दिया, मैग्मा बन गया, फिर जन्म लिया, आग्नेय हो गया, फिर उसके बाद जवान हुआ, अवसादी बन गया, बुढ़ा गया, कांतित हो गया, मर गया, मैग्मा बन गया। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से चक्र बन रहा है किसी का? शैल चक्र। और इस तरह से एक एक करके अलग अलग फॉर्म में चक्र चट्टान या शैल बनते जाते हैं और उसका चक्र चलता रहता है। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारे तथ्य, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।